हेलो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे अपना नोट कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज से आपके साइंस में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नेम है भोजन का उपयोग। हम जो भोजन करते हैं उसका क्या उपयोग है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। जंतुओं में पोषण, पोषण के प्रकार, अमीबा में पोषण, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में परिसंचरण, जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन और दांतों के प्रकार जैसे प्रमुख टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम सभी कवर करेंगे। तो चलिए जो है चैप्टर की स्टार्टिंग जो है परिचय से करते हैं। आपके शरीर को बनाने वाली अरबों खरबों कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत के लिए, उनको बनाने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विश्राम की अवस्था में भी कोशिका को जीवित रहने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम सो रहे होते हैं तो उस समय भी हमारी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। मनुष्य का शरीर का कोई भी कार्य जैसे मांसपेशी का संकुचन भी शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि करता है। इन ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन में संचित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। भोजन मात्र एक ऊर्जा स्रोत ही नहीं अभी तो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के प्रत्येक पल में आपके शारीरिक ऊतक की मरम्मत होती रहती है। मतलब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में जो ऊतक रहते हैं उनकी रिपेयरिंग होती रहती है। और जो ऊतक नष्ट हो गए रहते हैं या फिर जो है जो बहुत पुरानी हो गई रहती हैं उनको उनको उनके स्थान पे नए ऊतक जो है वो बनते रहते हैं। और भोजन, जल तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हमारा शरीर वृद्धि और मरम्मत के लिए करता है। मतलब हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वो वृद्धि और विकास के लिए और ऊतकों की मरम्मत के लिए उसको जो पदार्थ चाहिए होता है वो भोजन, जल तथा ऑक्सीजन ही होते हैं। फिर निगलने के पश्चात भोजन का क्या होता है, गुरुत्व के अभाव में क्या वह नीचे जाने के स्थान पर ऊपर की ओर जाएगा तथा हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित भोजन का क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है इस चैप्टर को पढ़ करके सीखेंगे। मतलब ये जो डाउट्स उठ रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारा टॉपिक है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे स्वयं ही भोजन उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब जो भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे स्वयं ही भोजन का निर्माण करते हैं इसलिए वे स्वपोषी होते हैं। परंतु जंतु ऐसा नहीं करते, वो जो है दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो जंतु परपोषी होते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यह भोजन पौधों या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह या तो पौधों से प्राप्त होता है या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है। मीन्स हमारे भोजन के जो सोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं। हम गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, फल आदि जैसे भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। हमें जंतुओं से दुग्ध उत्पाद, अंडे, मांस आदि प्राप्त होते हैं। जो जंतु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब जो जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, वो अपना भोजन जो है पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। परंतु जो जंतु दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे शाकाहारी नहीं रहेगा, मांसाहारी रहेगा। तो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। तथा जो पौधों तथा जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब ऐसे जीव जो पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे है पोषण। तो भोजन को प्राप्त करने तथा उसका उत्पादन, शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत आदि के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अर्थात भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसका उत्पादन करना, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए उसका उपयोग करना ही यही प्रक्रिया जो है पोषण कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक पोषण के प्रकार हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषण तथा परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, इस टॉपिक को हम सभी फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, मृतोपजीवी, परजीवी तथा प्राणिसंभोजी। मृतोपजीवी तथा परजीवी पोषण के बारे में हम सभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग प्राणिसंभोजी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राणिसंभोजी पोषण क्या होता है। प्राणिसंभोजी पोषण का तात्पर्य ठोस भोजन ग्रहण करने से है।
अधिकांश जंतु अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर इस भोजन को सरल पदार्थों के रूप में विखंडित किया जाता है, जिनका अंततः शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अपचयित तथा अनावेशित भोजन बहिक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो आपका प्राणिसमभोजी पोषण कहलाता है। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मछली, अमीबा आदि जैसे अधिकांश जंतु में इस प्रकार का पोषण होता है और ऐसे जंतु इस श्रेणी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक अमीबा में पोषण है। ये अमीबा को यहाँ पर चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सबसे सरल जीव है। हालांकि कुछ अमीबा नंगी आंखों द्वारा भी देखे जा सकते हैं, परंतु इसमें से अधिकांश अमीबा सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। मीन्स कुछ अमीबा को तो हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, परंतु मैक्सिमम अमीबा ऐसे होते हैं जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे अमीबा सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। आगे टॉपिक है पोषण। अब अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, इस टॉपिक में हम सभी जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पुट अप होगा आगे कि अमीबा कैसा जीव है, तो उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पोषण की सभी क्रियाएं अमीबा की इसी एक कोशिका द्वारा संपन्न की जाती हैं। अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं। अमीबा में जो पोषण होता है वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप उनको जो है सीखेंगे। अमीबा में पाचन का प्रथम चरण अंतर्ग्रहण होता है। तो इसके अंतर्गत अमीबा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण के लिए कूट पादों का प्रयोग करता है। जब अमीबा खाद्य पदार्थ के पास पहुंचता है तो यह कूट पादों को खाद्य पदार्थ के चारों ओर फैला देता है। शीघ्र ही खाद्य पदार्थ कूटपाद द्वारा पूर्ण रूप में घिर जाता है। इससे खाद्य पदार्थ कोशिका के अंदर एक थैली में बंद हो जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका को अमीबा का अस्थायी आमाशय समझा जाता है। नीचे जितने भी फिगर्स दिए गए हैं वो इनके चरण के फिगर्स हैं। तो पहला वाला फिगर अंतर्ग्रहण के लिए है, दूसरा पाचन के लिए है, तीसरा अवशोषण के लिए है, चौथा स्वांगीकरण के लिए और पांचवा बहिक्षेपण के लिए। तो अमीबा में पाचन जितने चरणों में संपन्न होता है वो पांचों चरण के फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। पोषण का दूसरा चरण पाचन होता है। खाद्य पदार्थ को छोटे तथा बिले अणुओं में विखंडित करने के लिए खाद्य रिक्तिका विशेष पाचक रसायनों का श्रावण करती है। ये पाचक रसायन एंजाइम्स कहलाते हैं। इस प्रकार अमीबा में पाचन खाद्य रिक्तिका में ही होता है। मतलब जो उसकी खाद्य रिक्तिका है जहाँ पे वो भोजन को संग्रहित कर लेता है, जो उसका जो है अस्थायी अग्नाशय होता है, वहीं पे उसका पाचन होता है। तीसरा चरण अवशोषण होता है। इसके पश्चात मतलब पाचन के पश्चात खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचित खाद्य पदार्थ विसरण द्वारा अमीबा के जीव द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। यह खाद्य पदार्थ पूरी कोशिका में फैल जाता है। स्मरण रहे कि अवशोषण के पश्चात खाद्य रिक्तिका समाप्त हो जाती है। मतलब जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो उसके पश्चात जो है जो खाद्य रिक्तिका रहती है वो समाप्त हो जाती है। चौथा चरण स्वांगीकरण आता है। अमीबा अवशोषित भोजन का प्रयोग दो कार्यों के लिए करता है। इसका एक भाग श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तथा शेष भाग अमीबा की वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो भोजन वो ग्रहण करता है अमीबा, उसका एक भाग वो श्वसन में ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयोग करने में लगा देता है और जो शेष भाग बचता है वो अपनी वृद्धि के लिए जो है प्रयुक्त करता है। फिर अंतिम चरण जो है बहिक्षेपण होता है। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जैसे अपचित भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अप्रयुक्त जल कोशिका झिल्ली द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी अमीबा में पोषण के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक मनुष्य में पोषण है। चित्र द्वारा मनुष्य के पाचन तंत्र को दर्शाया गया है। जीभ, दांत, लाल ग्रंथियाँ, ग्रासनली, यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, अग्नाशय, मलाशय तथा गुदा पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
आपके शरीर की कोशिकाओं को जीवित बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए आपके शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में संचित ऊर्जा को उपयोग में लाए जाने की क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। तभी आपके शारीरिक ऊतकों की मरम्मत एवं उनका पुनर्निर्माण आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में सतत रूप से होता रहेगा। आपके द्वारा खाए गए अधिकांश भोजन को आपका शरीर सीधे ही प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए खाए गए भोजन को उपयोगी बनाने के लिए इसे पहले पचाना अनिवार्य है। आगे है पाचन। पाचन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खाया गया जटिल भोज्य पदार्थ सरल तथा घुलनशील पदार्थों में विभक्त हो जाता है, पाचन कहलाता है। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम जटिल भोजन ग्रहण करते हैं वो एकदम सिंपल और घुलनशील पदार्थ में विभक्त हो जाए, वही प्रोसेस पाचन कहलाती है। चित्र के द्वारा जबड़े में दांतों की स्थिति को दर्शाया गया है। दंतमूल क्या होता है? दांत का जो मूल होता है वो दंतमूल कहलाता है। और दांत 4 विशेष प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। आगे के 4 दांत जो है वो कृंतक होते हैं, जो काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद रत्नक पाया जाता है, जो चीरने फाड़ने का काम करता है। उसके बाद अग्रचवर्णक एवं चवर्णक होता है, जो भोजन को छोटे छोटे भागों में पीसने का कार्य करता है। तो ये जबड़े में दांतों की स्थिति को इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब आप एक सैंडविच पर विचार कीजिए। जब आप अपने दांतों से सैंडविच को काटते हैं तब आपके आगे के 4 दांत, जिन्हें कृंतक कहते हैं, सैंडविच का एक बड़ा टुकड़ा काट लेते हैं। इसके पश्चात आप अपने होठों की सहायता से सैंडविच के टुकड़े को अपने मुख के अंदर खींच लेते हैं तथा अपनी जीभ का उपयोग करके इसको मुख के पीछे की ओर ढकेलने में करते हैं। यहाँ चौड़े तथा चपटे मजबूत अग्रचवर्णक तथा चवर्णक अर्थात पीछे वाले दांत सैंडविच के टुकड़ों को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसी प्रकार रत्नक दांतों के द्वारा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि जो कृंतक होता है वो काटने का कार्य करता है, रत्नक चीरने फाड़ने का कार्य करता है, चवर्णक एवं अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं वो पीसने का कार्य करता है। जब भोजन ग्रासनली से हो करके अमाशय में पहुंचता है तो उसका क्या होता है, हम आमाशय हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, सैंडविच का एक कौर काटने, चबाने, निगलने तथा ग्रासनली में से गुजरने में बहुत थोड़ा समय लगता है, परंतु इस बिंदु से भोजन के आगे बढ़ने की क्रिया काफ़ी धीमी पड़ जाती है। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है उससे पूर्व ही अमाशय की कोशिकाओं से अम्लीय रस का स्राव आरंभ हो जाता है। मतलब अमाशय में भोजन के पहुंचने से पहले ही अमाशय की कोशिकाओं से एक अम्लीय रस का स्राव आरंभ हो जाता है। अब आगे क्या होता है, उसी समय अमाशय की कोशिकाएं और अधिक जठरीय रस निकालती हैं। अब भोजन अमाशय में होता है तो अमाशय की पेशियों का संकुचन भोजन का यांत्रिक पाचन करता है। यहाँ पेशियां भोज्य पदार्थों को इस अंतःस्रावित अम्लीय तथा जठरीय रस के साथ निरंतर मथती है तथा जटिल भोजन को उसके सरल स्वरूप में विभक्त कर देती हैं। मतलब जो एक रसायन का स्राव होता है और जठरीय रस का स्राव होता है, तो वो क्या करते हैं, भोजन को अच्छे से मथते हैं और उसे जटिल से सिंपल रूप में विभक्त करते हैं। तो अमाशय मांसपेशियों की कई परतों से बनता है, यहाँ बताया गया है। आप चित्र में देख रहे हैं ग्रासनली, ग्रासनली के पश्चात भोजन अमाशय में पहुँचता है। अमाशय के अंदर की परतों को दिखाया गया है और फिर अमाशय से होकर के भोजन जब वो सिंपल पदार्थों में डिवाइड हो जाता है उसके बाद छोटी आंत में पहुंचता है। तो इसे हम चलिए देखते हैं।